कक्षा 5 प्रथम अध्याय राग की रस्सी। प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 5 के जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है आपका, उसमें पहला चैप्टर है राग की रस्सी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा पाठ है और बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप अच्छे से पूरा पाठ को अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हम। चलिए, यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही मनोरम और अच्छे अच्छे दृश्य है वो आपको दिखाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए, लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिरी जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। जो ये राजा थे, ये अपनी चालाकी और जो हाजिर जवाबी थे उसके लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बन गया था। मतलब उनके एक पुत्र था, जब वो बड़ा हुआ तो वो एक समस्या का कारण बन गया था। कारण यह था कि वह बहुत ही भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। मतलब जो राजा थे सोनग वसेन, उन्होंने सोचा कि उनका जो पुत्र है वो बहुत ही सीधा और सादा है, तो अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद इसका क्या होगा। आगे देखेंगे। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम्हें इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना सोजो के बारों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। इस प्रकार से वह जब चुपचाप बैठा था तो वहाँ पे एक लड़की आती है और उसको पूछती है कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम्हें क्या दुख है। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। जब उसने अपने बारे में बताया तो जो लड़की थी उसने कहा कि इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के, यहाँ पे देखिए ये लड़की जो भेड़ है वो ले यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये चित्र आपको दिखाया गया तो बहुत ही अच्छे से आपको बताया गया है। लड़की बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। मतलब जो भेड़ थी, भेड़ के ऊपर आपको पता है बाल लगे रहते हैं, तो लड़की ने क्या किया, उनके जो बाल थे उनको उतारा और बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जो के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम्हारा दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, इनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। मतलब वो वापस से पिता के पास गया तो पिता ने देखा कि वो उसने सभी जो भेड़ें थी उनके बाल उतरा के बेच दिया, जो कि उनके पिता को पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने उससे गुस्सा किया और वापस से उन भेड़ों के साथ शहर में भेजा और कहा कि इस बार जो के 100 बोरे वापस लेकर ही लौटना है। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा जहाँ पे वो पिछली बार बैठा था। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने उसे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जो के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर जो लड़की थी उसने उसको घर भेज दिया। मतलब पहली बार तो उसने क्या किया कि जो भेड़ थी उनके बाल उतरवाए, बाज़ार में बेच दिया। इस बार उन्होंने उनके जो सींग थे उनको काटे और बाज़ार में बेच दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे।
उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। मतलब हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो क्या है, राख की रस्सी। तो यहाँ पे राख की रस्सी मांगी गई है। अब लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। ये देखिए, मतलब लड़की, जो लड़का था वो वापस गया शहर में और उसने उस लड़की को वापस से वो बात बताई कि पिताजी ने राख की रस्सी मंगवाई है। तो लड़की ने कहा कि मैं जो रस्सी है वो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता को ये पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त है वह मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिर पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनोपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनोपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनोपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ये देखिए, ये जो बात थी वो लड़की है। ये आप पे देखिए, जो राजा का पुत्र है वो बेटा है और बातें कर रहा है। इस प्रकार से हमने आज क्या सीखा कि किसी की चालाकी, कि इतनी चालाकी किसी के समक्ष नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसी को भी हरा सकता है। तो हमें भी अपनी समझ और बुद्धिमानी से इसी प्रकार के कार्य करना है और देश हित में और अपने समाज हित में अच्छे कार्य करने हैं। तो ये पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। अपनी बात है वो आपको यहाँ पे कहनी है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रश्न उत्तर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए अब हम इन प्रश्न उत्तरों को भी कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में पूछे जा रहे थे उनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप सभी को देख ले। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत ही सीधा व भोला था, उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसलिए वह परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। तो ये पहले प्रश्न का आपका आंसर हो जाता है। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। तो यहाँ पे देखिए, यदि वे तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करते। इसके बाद देखिए, सेकंड प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में क्यों भेजा। तो अभी अभी हमने पढ़ा, मंत्री ने अपने जो बेटा था उसको शहर में जो भेड़ों के साथ भेजा, और क्यों भेजा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में पैसे कमाने के लिए भेजा। उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। उसने भेड़ देकर कहा कि इन भेड़ों को मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है और साथ में जौ के 100 बोरे भी लाना है। मंत्री जानता था कि यदि उसका बेटा यह कार्य करने में सफल हो गया तो उसके बेटे को शहर व दुनियादारी की समझ आ जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर क्यों भेजा। तो यहाँ पे देखिए, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह समझदारी और चालाकी से काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखिए, तुम्हारे घर के बड़े लोग कहते रहते थे घर में पता करो, आसपास में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उसने बातचीत करो, जानने की कोशिश करो कि वे क्या अपने निर्णय से खुश है, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। मेरे दादाजी उत्तराखंड के गांव के रहने वाले थे। वे वहाँ के निवासी थे। काम की तलाश में उन्हें गांव से शहर आना पड़ा था। मेरे पिताजी का जन्म भी गांव में हुआ था, परंतु पिताजी अच्छी पढ़ाई के लिए दादाजी उन्हें भी अपने साथ लेकर चले गए। तब से लेकर अब तक वे सब शहर में रहते हैं। हमारे पड़ोस में एक दक्षिणी भारतीय परिवार रहता है। उनका घर तमिलनाडु के गांव में है। उनका परिवार छोटा है। उन्हें भी नौकरी की तलाश में दिल्ली आना पड़ा। मैंने उनके परिवार के सारे सदस्यों की बात की। उनका उत्तर यह लिख रही हूँ। पहले वे यहाँ आकर थोड़े दुखी थे क्योंकि उनके साथ जो सागी संबंधी थे वो भी वहीं रहते थे। वे दिल्ली जैसे शहर में अकेले थे। आरंभ में उन्हें यहाँ बहुत परेशानी हुई क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सीख ली। अब वे सब खुश हैं। यहाँ आकर उन्हें वे सब सुविधाएं प्राप्त है जो उनके गांव में नहीं थी। आगे देखिए, यहाँ पे
जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उनकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में, स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है आपकी बुक में। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा गेहूँ और जो आपका ऑलरेडी लिखा था। आपने चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये 4-5 फसलों के नाम आपने और लिखे, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, गेहूँ और जो अनाज होते हैं ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूँ और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्णन करके आपको 2 संज्ञाओं का निर्माण करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना सभी, लेह, धातु, शेरनी, भोजन, तांबा, खिड़की, शहर, वेशभूषा। तो ये देखिए आंसर में क्या लिखा गया है, व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है। व्यक्तिवाचक वह होता है जो किसी एक चीज़ के बारे में बताता है, जबकि जाति वो होती है जो उसके पूरी बारे में बताती है। लेह, लेह क्या है, एक जगह है। खिड़की एक चीज़ है। शेरवानी एक चीज़ है। तांबा एक चीज़ है। धातु, धातु बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अब धातु में सोना भी आ जाता है, तांबा भी आ जाता है, चांदी भी, तो ये एक बड़ी चीज़ हो गई ना, तो ये क्या हो गई, जाति हो गई उसकी। भोजन, भोजन एक जाति हो गई। भोजन में आप अलग अलग प्रकार की चीज़ें खा सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सलाद, केला, आम, ठीक है, ये सारी आपके भोजन के अंदर आने वाली चीज़ें हैं। वेशभूषा, वेशभूषा कपड़े हो गए। अब अगर मैं बोलता कि जीन्स टॉप, तो ये एक क्या होता, व्यक्तिवाचक होता। लेकिन यहाँ पे वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब क्या हो गया, पूरी, धोती, कुर्ता, पजामा, शर्ट, ठीक है, टी शर्ट। शहर, शहर क्या हो गया, एक जाति हो गई पूरा, एक जाति को इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने जो बोला है वो ही यहाँ पे लिखा है। धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा। भोजन रोटी, दाल, चावल। दिल्ली, शहर, गाजियाबाद। वेशभूषा कुर्ता, पाजामा, साड़ी। ये सारे हो गए आपके आंसर, है ना। तो इस प्रकार से आपको इनको याद करना है। आगे देखिए, एक लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था न सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है, बच्चे इस प्रश्न का आंसर है वो स्वयं करेंगे। वे इसी प्रकार कर सकते हैं जैसे एक बार एक मित्र ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लाओ, अपने हाथ पर थोड़ी देर रखो। मैंने बर्फ़ का टुकड़ा अपने हाथ पर रख लिया। इसी तरह अपनी सूझबूझ से कोई खेल बना सकते हैं। मतलब आपको किसी ने बोला कि पानी का पत्थर, अब बर्फ़ होती है वो एकदम पत्थर की तरह कठोर होती है और उसको आप पानी अपने हथेली पे भी रख सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते नहीं, अपने विचार नहीं करते, तो आप सोचते कि यार पानी का पत्थर कैसे बनाऊंगा, अपने हाथ पे कैसे रखूंगा। लेकिन आपने सोचा, विचार किया और ऐसा कर दिया। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो यहाँ पे मंत्री को ये बात बहुत पसंद आया कि बेटा उसका दिमाग काम कराया, लेकिन जब उसे पता चला कि ये काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़की ने किया तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के कारण ऐसा नहीं हो पाया। आपने देखा था, पढ़ा था कि जो लड़की थी वो बैठी थी और उसी ने उसको ये करने को कहा था इस प्रकार से। इसलिए जो मंत्री था उसको लगा कि उसके बेटे को समझदारी और ज्ञान नहीं आया, इसलिए वो दुखी हो गया था। आगे देखिए, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच दिए। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होगी उन्हें भेड़ों के बाल और सींगों का क्या किया होगा, अपने बारे में बताइए। मतलब दोस्तों आप मान लीजिए कि आप ही ने वो भेड़ों के बाल और सींग खरीदे, तो आपने क्या किया वो बताना है। तो आप अपने अनुसार बता सकते हैं। भेड़ों के बाल और ऊन, सींगों से सजावटी सामान बनाया जाता है। जिन लोगों ने चीज़ खरीदी होगी उन्होंने भी इसका यही इस्तेमाल किया होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। नीचे कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, ज़िंदगी आराम से कट रही थी। अगर इस चीज़ का अपने को लिखना है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी चालाकी किसी काम की नहीं आई। लोनोपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो?
इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में सोचो और कक्षा में चर्चा करो। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमानी, क्यों? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपको लिख लेना है। इस प्रकार से दोस्तों ये जितने भी प्रश्न थे हमने कर लिए, पूरा पार्ट है वो हमने पढ़ लिया। तो ये सारे प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए। देखिए ये सारे अभी अभी हमने देखा है और इनका आंसर हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रश्न था और पूरा पार्ट हमने समझा। जो हमने पहला पार्ट पढ़ा है वो क्या था, राख की रस्सी। तो ये पूरा समझदारी आ गया होगा आपको, किस प्रकार से आपको समझना है, किस प्रकार से अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। मिलेंगे अगले पार्ट में अगले प्रश्न उत्तरों के साथ, पूरा चैप्टर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद।